हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर इतिहास का टेस्ट लगाएंगे। बहुत ही अच्छे आपके प्रश्न हैं और संभवता है कि ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग यहाँ पर आ जाएँ। और समय से आया करिए भाई, सभी लोग को हमने बता दिया है समय से आया करिए, ठीक है। तो पूरा का पूरा आपको नॉलेज मिलेगा। आधे में आएंगे तो क्या मतलब हुआ, है ना। तो चलते हैं, आवाज़ आ रही है ना हमारी, आ रही है। वीडियो लाइक कर दिया, लाइक हो गया। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका जो प्रश्न दिया गया है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए फटाफट आंसर देना है यहाँ पर और जल्दी से यहाँ पर टेस्ट को समाप्त करना है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, चलिए जवाब दीजिए। भीमबेटका। और आपका जवाब यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, गुफाओं के शैल चित्र के लिए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। और याद रखिएगा भीमबेटका जो कि आपके भोपाल से 45 किलोमीटर दूरी है, रायसेन जिले में, ठीक है, यहाँ पर स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है। और आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन राइट, आपका बी नंबर, बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। और याद रखिए बुर्ज होम जो कि एक नवपाषाण कालीन आपका स्थल है और ये कश्मीर घाटी श्रीनगर के लगभग 6 किलोमीटर उत्तर पूर्व में आपका स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था। यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन राइट सी हो जाएगा, एच.डी. सांकलिया ने, एच.डी. सांकलिया। और ये कहाँ पड़ता है, तो इंदौर से दक्षिण की ओर लगभग 60 मील दूरी आपका स्थित है, जो कि मालवा संस्कृत से संबंधित आपका है। ये ताम्र पाषाणकालीन आपका ये स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा आपसे ताम्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे। यहाँ पर बताना है कि जो महाराष्ट्र के लोग थे, ठीक है, और ये मृतकों को क्या करते थे, घर में ही आपके फर्श में दफना देते थे, लेकिन उनकी बॉडी को किस दिशा से किस दिशा की ओर रखते थे। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर ए नंबर, उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर ये दफनाते थे, ठीक है। और कह सकते हैं इनकी कब्रों में मटके अर्थात हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, ताम्रपाषाण युग को, ठीक है। ताम्रपाषाण युग के कह सकते हैं ये जो नवपाषाण युग के बाद आपका प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और कह सकते हैं इस समय लोग पत्थर और तांबे के उपकरण का प्रयोग करने लगे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था। ये जो नामकरण हुआ था ये आपके हस्तिनापुर में, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, आपके हस्तिनापुर और आपके अतरंजी खेड़ा में आपका हुआ था, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी नंबर, मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ जो आपका है ये वर्तमान में बलूचिस्तान अर्थात पाकिस्तान में ये बोलन नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से भी नवपाषाण काल से लेके हड़प्पा काल तक की संस्कृत के अवशेष मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक पॉइंट और मिलता है कि यहाँ से कृषि कर्म के जो साथ साथ तांबे गलाए जाने के भी साक्ष्य मिलते हैं मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है।
सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? चलिए बताइए यहाँ पर सिंधु सभ्यता जो थी वो किस प्रकार से थी, अर्थात कौन सी सभ्यता थी? तो ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, प्रागैतिहासिक युग से संबंधित थी। ठीक है, प्रागैतिहासिक युग से संबंधित थी आपकी जो सिंधु सभ्यता थी। ठीक है, और इसे मेसोपोटामिया या मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन इसे माना जाता है। ठीक है, और कह सकते हैं कि इसकी जो लिपि है अभी तक सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज जो किया था दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में। लोथल की खोज किया था SR राव ने और इसकी खोज हुई थी 1955 ईस्वी में। सुरकोटदा की जो आपकी खोज की थी JP जोशी ने और इसकी हुई थी आपकी 1954 में। वहीं पर दिया है धौलावीरा की खोज VK थापर ने किया था, जगपत जोशी ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका गलत है, सही क्या है? तो सही यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका जवाब सही हो जाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, और जितने लोग यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दें, सभी लोग वीडियो लाइक कर दीजिए। ये समझिए कि एंट्री गेट होता है लाइक करिए और एंट्री करिए, है ना। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? चलिए इसका जवाब दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपके रावी नदी के आपके तट पर स्थित है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? 4 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? तो सही ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, आपका अन्नागार। ठीक है, अन्नागार है। और यहाँ पर मोहनजोदड़ो की खोज जो कि रखालदास बनर्जी ने 1922 में किया था। और अन्नागार जो कह सकते हैं धान्य कोठार के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात इसे राजकीय भंडार गृह भी कहते थे। ठीक है, और कह सकते हैं ये बहुत बड़ा आपका विशाल था, यहाँ पर अन्न वगैरह रखने की जगह थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? यहाँ पर देख लीजिए, और आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट 5 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, लोथल। ठीक है, ये लोथल जो आपका है ये गुजरात राज्य में अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे आपका स्थित है। और इसकी जो खोज की थी वो रंगनाथ राव ने किया था। ठीक है, रंगनाथ राव ने किया था। ठीक है, और यहाँ से कहा जाता है कि हाथी दांत का पैमाना भी आपके लोथल से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, हाथी दांत का पैमाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी, क्या विशेषता थी यहाँ पर? जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर बी नंबर, व्यवस्थित शहरी जीवन। ठीक है, क्या था? तो व्यवस्थित शहरी जीवन, ये यहाँ की कह सकते हैं एक उत्कृष्ट कला व सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता आपकी थी यहाँ पर। ठीक है, अगर बात करें सड़कें, तो सड़कें क्या थी? एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, और जो नगर थे वो वर्गाकार चतुर्भाकार थे। ठीक है, चलिए जल निकासी के लिए भी आपका काफ़ी अच्छा व्यवस्था यहाँ पर हुई थी। और प्रथम नगरीकरण जो आपका है आपके इसी को माना जाता है भारतीय उपमहाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? रंगपुर, चलिए जो रंगपुर है ये आपके कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आपके गुजरात में। ठीक है, रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। सौराष्ट्र क्षेत्र आपने नाम सुना होगा, कठियावाड़ा जिला। ठीक है, वहां पर आपका है एक नदी है मादर नदी। ठीक है, मादर नदी ऑप्शन आपका यहाँ पर कह सकते हैं सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका मिलता है रंगपुर से धान की भूसी। ठीक है, धान की भूसी के साथ आपको यहीं से मिलते हैं। ठीक है, धान की भूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे?
सबका जवाब सही है, पशुपतिनाथ की। ठीक है, सिंधु घाटी के जो लोग थे तो वो मातृ देवी और रुद्र देवता या कह सकते हैं पशुपति, जो पशुपति थे इन्हें रुद्र देवता के नाम से जानते थे, शिव की कह सकते पूजा करते थे। ठीक है, मातृ देवी और आपके पशुपति अर्थात शिव की पूजा करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं वो आपके कहाँ से मिलते हैं? और आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर ए नंबर, हड़प्पा संस्कृत में। ठीक है, कहाँ से? हड़प्पा संस्कृत में मिलते हैं प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक है, हड़प्पा काल से ही प्राप्त हुए हैं और इस काल में स्वर्ण की अपेक्षा चांदी का अधिक प्रचलन था। ठीक है, इस समय क्या था कि चांदी ज़्यादा बहुमूल्य समझते थे, ज़्यादा प्रचलन यहाँ पर हुआ करता था। ठीक है, और चांदी जो मुख्यतः होती थी वो राजस्थान के जावर और अजमेर से प्राप्त होती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो यहाँ पर देखिए तांबा भी मिलता था, स्वर्ण भी मिलता, चांदी भी, लेकिन लोहे के साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कांसा आपका मिलता था, इसलिए हड़प्पा संस्कृत कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके कह सकते हैं कि लोहे के आपके साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ये लोहे के साक्ष्य काफ़ी बाद में मिले थे, लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास, जो कि आपका अतरंजी खेड़ा आपके भारत में है। लौह उपकरण पहली बार अतरंजी खेड़ा से ही प्राप्त हुए थे। ठीक है, वो भी कृषि के उद्देश्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल है कौन है? तो आपका जवाब यहाँ पर देख सकते हैं, ये सबसे बड़ा पुरातत्व स्थल है हड़प्पा सभ्यता में। तो हड़प्पा पुरा स्थल आपका है, जवाब डी हो जाएगा, राखी गढ़ी। ठीक है, ये डेक्कन कॉलेज के जो डेक्कन कॉलेज का है पुणे में है। ठीक है, उनके जो प्रोफेसर थे उनके नेतृत्व में कह सकते हैं हरियाणा के राखी गढ़ी, यहाँ ये जो पड़ता है आपके हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, हरियाणा के राखी गढ़ी के उत्खनन से ये आपका स्थापित कह सकते हैं, माना गया है कि ये सबसे बड़ा पुरा स्थल आपका राखी गढ़ी था। ठीक है, ये आपके हिसार में पड़ता है, हिसार जो कि आपके हरियाणा में है। ठीक है, और राखी गढ़ी किस नदी के किनारे? तो राखी गढ़ी आपके घग्घर नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? देख सकते हैं किसकी मूर्ति थी? चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर बी नंबर, नृत्य करती हुई नर्तकी। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। और ये कह सकते हैं ये कांसे से निर्मित थी। ठीक है, कांसे से ये निर्मित थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? महान स्नानागार, तो आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, आपके मोहनजोदड़ो से। ठीक है, एक बार फिर से बता दें कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो आपके रखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। ठीक है, अच्छा बड़े एग्जामों में क्वेश्चन ये पूछ लेता है, इसकी साइज पूछ लेता है, इसकी साइज क्या थी? तो ये 11.88 मीटर लंबा था। ठीक है, 11.88 मीटर लंबा था और 7.01 मीटर आपका चौड़ा था और 2.43 ये मीटर गहरा था। समझ में आ गया? चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्खनन में अग्रणी थे? हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्खनन में अग्रणी थे? जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर सी नंबर, कपास। ठीक है, कपास के उत्खनन में ये आपके अग्रणी थी। और यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता इसलिए सिंधन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सिंध नदी के किनारे भी था। और कह सकते हैं कि कपास भी, जो कपास के साक्ष्य मिले हैं सबसे पहले, वो सिंध क्षेत्र में ही मिले हैं। ठीक है, और इसीलिए सिंधन कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि वेद शब्द का अर्थ बताइए। वेद शब्द का अर्थ, चलिए वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान होता है। वेदों का संकलन कर्ता किसे कहते हैं?
यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वेदों का संकलन कर्ता किसे बोलते हैं, तो आपके वेद व्यास को बोलते हैं। ठीक है, किसे बोलते हैं, वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है, आपके 4 वेद आपने सुना होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और आपके अथर्ववेद। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद। चलिए, सभी का जवाब होना बिल्कुल सही है, अनिवार्य है यहाँ पर सही जवाब होना। तो सबसे प्राचीन वेद आपका है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद है, और इस वेद में आपके 10 मंडल हैं। ठीक है, 1028 आपके सूक्त हैं और लगभग 10,580 यहाँ पर आपकी रचनाएं आपको मिलती हैं। ठीक है, चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। 3 का जवाब, 3 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, सामवेद। ठीक है, सामवेद जो कि आपके ऋग्वेद पर आपका आधारित है, अर्थात सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आपका आधारित है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे, निष्क नाम से जो जाने जाते थे, किन्हें जानते थे, तो जो निष्क था, निष्क को जानते थे हम लोग आपके स्वर्ण आभूषण को। ठीक है, प्राचीन काल में निष्क नाम जो दिया जाता था वो स्वर्ण आभूषण को दिया जाता था। ठीक है, निष्क या निशाका भी कहते थे, निष्क या निशाका भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, कह रहा आपसे कि ऋग्वेद में किस नदी को मते तमा, देवी तमा, नदी तमा नाम से संबोधित किया गया है। माते तमा, देवी तमा और नदी तमा। 6 का ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, आपके सरस्वती नदी। ठीक है, किस नदी को, सरस्वती नदी को। क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है, तो भी आपका जवाब हो जाएगा सरस्वती नदी। ठीक है ना, यहाँ पर माते तमा का मतलब होता है सबसे अच्छी माँ, देवी तमा का मतलब होता है सबसे अच्छी देवी, और नदी तमा का मतलब होता है सबसे अच्छी नदी। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि पुराणों की संख्या है। चलिए, पुराणों की संख्या जो आपकी है वो आपकी कितनी है, जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी नंबर 18 है। ठीक है, कितनी है, 18 है। तो क्वेश्चन यहाँ पर नॉर्मल इतना नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि पुराणों की रचना किसने किया था। तो पुराणों की रचना किया था लोमहर्ष ऋषि और उनके जो पुत्र थे उग्रश्रवा। ठीक है, लोमहर्ष और उग्रश्रवा ने किया था। ठीक है, और सबसे अगर पुराना, सबसे प्राचीन अगर पुराण पूछ लिया जाए कि सबसे प्राचीन पुराण आपका कौन सा है, तो आपका मत्स्य पुराण है, याद रखिएगा, मत्स्य पुराण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान होता है। यज्ञ जो होते थे, ठीक है, ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ है हमें कि यज्ञ कहाँ से हुए, अर्थात कब जन्म हुआ, यज्ञ कैसे हुए, कब से हुए, ये आपकी यजुर्वेद से प्राप्त होते हैं। ठीक है, यजुर्वेद से ज्ञात होता है कि यज्ञ संबंधी अनुष्ठान उस समय हुआ करते थे। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर यजुर्वेद से क्वेश्चन आपका बनता है कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, यजुर्वेद जो आपका है एकमात्र ऐसा है जो गद्य और पद्य में लिखा है। अदर जो आपके यहाँ पर हैं, ठीक है, वो आपके कह सकते हैं पद्य में है। यहाँ पर जो ये है वो आपका पद्य और गद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन का आते हैं। कह रहा आपसे यहाँ पर कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है। नचिकेता और यम का संवाद, यह आपने नाम सुना होगा नचिकेता का, नचिकेता और यम का जो संवाद वर्णित है, यह आपका वर्णित है आपके ऑप्शन डी कठोपनिषद में। ठीक है, किसमें, कठोपनिषद में आपका वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि पुरुष मेघ का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है। पुरुष मेध का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है। चलिए, पुरुष मेध का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है, और यहाँ पर 10 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख किया गया है। ठीक है,
शतपथ ब्राह्मण जो थे वो कह सकते हैं यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता था। ठीक है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि वैदिक काल में किस पशु को अधन्या माना गया है। अधन्या, जो अधन्या ये कह सकते हैं सबसे पवित्र पशु जो उस समय माना जाता था वैदिक काल में, ये वैदिक काल की बात हो रही है, तो वैदिक काल में गाय को सबसे पवित्र मानते थे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, गाय को पवित्र पशु माना जाता था, इसे अधन्या कहा जाता था। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। मोक्ष, और मोक्ष की जो चर्चा मिलती है आपके उपनिषद में मिलती है। ठीक है, मोक्ष शब्द का प्रथम बार जो उच्चारण हुआ था वो श्वेताश्वर उपनिषद में किया गया था, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर उपनिषद की अगर संख्या पूछ ले, उपनिषद की संख्या पूछ ले तो कितनी होती है, 108 होती है। ठीक है, उपनिषद की संख्या 108 होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, तो 13 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, मुंडकोपनिषद से। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मतलब सत्य की ही विजय होती है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, और याद रखिए ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, तो गोत्र का जो प्रयोग हुआ था वो आपकी ऋग्वेद में हुआ था। ठीक है, ऋग्वेद में परिवारवाचक जो थे तो गोत्र शब्द का प्रयोग आपको कह सकते हैं हुआ था। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और चलिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लाएंगे जो कि आपको बुद्ध से, और लगभग ज़्यादा नहीं 3 या 4 पार्ट में लगभग आपकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पर मेन क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो जितने लोग जुड़े थे सभी लोग यहाँ पर डेली जुड़िएगा, तो आपकी हिस्ट्री जितनी है लगभग महत्वपूर्ण वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और साथ में हमने मास्टर वीडियो आपको बना दिया है हिंदी का, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो हिंदी का मास्टर वीडियो आप देख लीजिएगा। मात्र उतना ही आप देख लेंगे, और अदर जितना आपने पढ़ा है उतने से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम के समय जो रिवीजन करना चाहिए वो रिवीजन के अनुसार आपको वो वीडियो बना हुआ है। वैसे पार्ट वाइज हमने यहाँ पर पढ़ा दिया सबको, लेकिन फिर भी बच्चों का मानना था कि एक मास्टर वीडियो हो जिसमें सभी आपको टॉपिक मिल जाए, तो हमने बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, सभी को पसंद आया है ना। और अगर आपको पसंद आया है कि सर हमारे साथ इतना मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, सभी लोग लाइक कर दिया करिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।